यह कहानी चोर राजू की उसकी हर रात चोरी के लिए बनी थी, मगर रात तो सबकी होती है। उसके साथ की वो रात किसी और की थी। रात थी पर चांदनी रात नहीं। चोर राजू एक घर की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री थी। राजू ये काम एक लोहे की छड़ से कर रहा था, जिसे उसने खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर कर रखा था। राजू एक जोर का हाथ मारता है और अंदर से खिड़की खुल जाती है। राजू इधर उधर देखता है और अंदर कूद जाता है। अंदर आते ही राजू खिड़की वापस बंद कर देता है। अपने बैग में से वो एक काला कपड़ा निकालकर उसे खिड़की के ऊपर रख देता है और टॉर्च जला लेता है। कपड़ा टांगने का मतलब यही कि बाहर रोशनी न जाए। राजू को जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है। आज का दिन ही खराब है। जो इस मनहूस घर में चोरी करने आया, कुछ भी नहीं है यहाँ। राजू सिगरेट निकालकर पीने लगता है। जलाने के लिए लाइटर का यूज करता है। चल भाई राजू, कोई और ठिकाना ढूंढा जाए। इसी के साथ राजू काला कपड़ा उतारकर बैग में रखता है और खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? राजू और कोशिश करता है, लोहे की छड़ से खोलने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? हंसने की आवाज सुनकर राजू बुरी तरह से डर जाता है। राजू चारों ओर टॉर्च मारता है। तभी एक अनदेखा फोर्स उसे तेजी से एक कमरे में खींचकर ले जाता है। कमरे में आते ही कमरा तेजी से बंद हो जाता है। राजू बुरी तरह से डरा हुआ है। कमरे में आते ही वो फोर्स उसे छोड़ देता है। उसके छूटते ही वो फर्श पर पीछे खिसककर दीवार से लग जाता है। टॉर्च जल रही होती है और वो बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये घर भूतिया तो नहीं? राजू का डर सही था। वो घर वाकई में भूतिया था। उस घर पर एक आत्मा का राज था, जो सालों से उस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस रात उसका इंतजार पूरा हुआ था। राजू लगातार कमरे में डरा सहमा इधर उधर टॉर्च मार रहा था। देखो देखो, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। तभी वहां एक लड़की प्रकट होती है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे जैसे कोई लाश सूख गई हो। राजू उसे देखकर बुरी तरह चीखता है। डरने और चीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जाने दूंगी। बस तू मेरे 2 काम कर दे। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। मुझे जाने दो बस। पहला काम, तुम्हें इस आदमी को हर हाल में यहाँ लाना है, और दूसरा, इस औरत को यहाँ बुलाना है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। भूतनी राजू को 2 फोटोग्राफ देती है। आदमी के फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। वही महिला की फोटो के पीछे उसका फोन नंबर लिखा होता है। रुको, तुम इन्हें लाने जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे आने तक तुम्हें अपनी जगह अपनी किसी करीबी को यहाँ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। फोन लगा। राजू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर में वो फोन लगाता है। हेलो, रश्मि? चोर राजू की सबसे करीबी उसकी पत्नी ही थी, इसलिए उसने उसे ही बुलाया। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरे में आती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ, इस उजड़े चमन में? तभी राजू के पीछे वो भूतनी आ जाती है, जिसे देखकर रश्मि चीखने लगती है। तभी भूतनी उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है।
ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। परेशान मत हो, बस यही देख रही थी कि तू जिसे यहाँ छोड़कर जा रहा है वो सच में तेरी करीबी है कि नहीं। अब जा, जल्दी से फोटो वाले आदमी को लेकर आ, कैसे भी करके ला, पर लेकर आ, और उस औरत को फोन करके ही बुला लेना। माँ है वो मेरी, इस घर का जिक्र करोगे तो आ जाएगी। भूतनी छोड़ देती है। रश्मि बेहोश हो जाती है। ठीक ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा। तुम बस प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत करना, मैं जा रहा हूं। तभी दरवाजा खुल जाता है और वहीं से खिड़की भी खुल जाती है। राजू पागलों के जैसे आधी रात में उस आदमी का घर ढूंढ रहा था। राजू फोटो के पीछे लिखे एड्रेस से लोगों के घरों का नंबर चेक करता है। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखा हुआ होता है। एक जगह टॉर्च मारता है तो वहां 12/36 लिखा हुआ होता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर टॉर्च मारता है, वहां 12/48 लिखा हुआ होता है। साथ में लिखा होता है राम निवास। राजू अपने बैग से देसी कट्टा निकालता है और हाथ में पीछे करके अंदर तक जाता है। बेल बजाता है। 2 बार बेल बजते ही एक आधी नींद में आदमी बाहर आता है। जी कहिए। सुनील जी से मिलना है। मैं ही सुनील हूं, कहिए। नाम कंफर्म होते ही राजू सुनील के सर पर देसी कट्टे के पिछले हिस्से से वार कर देता है। सुनील उसकी बाहों में झूल जाता है। राजू अपना फोन निकालता है और लेडी से बात करने लगता है। हेलो, मेरा नाम राजू है। इस वक्त मैं आनंद नगर के घर में कैद हूं। आप नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। राजू सुनील को एक बाइक पर बांधकर लेकर निकल जाता है। राजू उसे खिड़की से अंदर लाता है और खींचते हुए कमरे में ले जाता है। ये लो भूतनी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब जाने दीजिए मुझे। वो औरत भी आने वाली होगी। वो भी आ गई है। एक लेडी और घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर आते ही वो लाइट जलाती है। कौन है? कौन है अंदर? किसने फोन किया था मुझे? कमरे से आवाज आती है। माँ, मैंने बुलाया है आपको। मैं अपने ही कमरे में हूँ माँ। आवाज सुनकर माँ परेशान और हैरान हो जाती है। वो दौड़ती हुई कमरे में जाती है। नीलू। कमरे में उसे राजू, उसकी बेहोश बीवी और सुनील मिलते हैं। वहीं भूतनी खड़ी होती है। नीलू नाम लेते ही भूतनी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। हाँ माँ, मैं तेरी नीलू। तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कितना ढूंढा तुझे मैंने। तुम जिंदा हो? मगर मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। यही। सुन लिया माँ, मेरे मंगेतर ने ही मुझे मारकर इस पलंग के नीचे दफन कर दिया, क्योंकि मैंने इसे जबरदस्ती करने से रोका था। तब इसने मेरे विश्वास को चीरा था। अब मैं इसे चीर दूंगी। अब मैं आजाद हूँ माँ, अब मैं आजाद हूँ। चलती हूँ माँ। इतना कहकर नीलू फिर से भूतनी बन जाती है और अपना हाथ सुनील की ओर करती है और गर्दन टेढ़ी करती है। सुनील दीवार से जाकर चिपक जाता है और उसका हाथ मुड़कर टूट जाता है। फिर टांगे भी मुड़कर टूट जाती हैं। उसका मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाता है। भूतनी गायब हो जाती है। वहां कमरे में रोती माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू की पत्नी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुरा कर्म करने से पहले सोच लो। अगर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो क्या सह पाओगे?
गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन था, जहां रोहन अपने तीनों दोस्त सुमन, प्रिया और पवन के साथ स्कूल पहुंचता है। तभी स्कूल के दो बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे गर्मियों की छुट्टियों में एक बड़ा हादसा स्कूल के अंदर हुआ, लेकिन किसी को भी उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। अब ऐसा सुनकर सुमन उन दोनों बच्चों के पास जाती है और कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर क्या हुआ गर्मियों की छुट्टियों में? तुम्हें नहीं पता क्या? वो टीचर उनकी। इतना कहते ही बेल बज गई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सुमन भी अपनी क्लास में चली जाती है। चारों दोस्तों को म्यूजिक का बहुत शौक था। इतने में ही रोहन कहता है, अरे यार, आज स्कूल का पहला दिन है, क्यों ना चलकर म्यूजिक वाले टीचर से मिल लेते हैं। वैसे भी कुछ टाइम में ही कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए तैयारी भी तो करनी है। इतना कहकर सभी दोस्त म्यूजिक रूम की तरफ जाने लगते हैं। म्यूजिक रूम के गेट को एक लाल कपड़े से बांधा हुआ है। ये देखकर पवन उस लाल कपड़े को जल्दी से खोलकर साइड फेंक देता है और गेट में धक्का मारकर अंदर जाता है। म्यूजिक रूम काफी गंदा पड़ा हुआ था। चारों तरफ धूल मिट्टी थी और अंधेरा। चारों धीरे धीरे रूम में जाने लगते हैं। इतने में प्रिया को महसूस होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। प्रिया जोरों से चीखती है तो उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ। तभी वो बताती है, किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। सभी दोस्त डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने ही लगते हैं कि सामने का दरवाजा बंद हो जाता है। अब किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी रोहन को याद आता है कि गेट के पास ही लाइट का स्विच है। वो तुरंत स्विच को दबा देता है और लाइट ऑन हो जाती है और वहां चारों देखते हैं कि उनके आसपास कोई भी नहीं है और प्रिया का पैर किसी ने पकड़ा हुआ नहीं था। वो कुर्सी में फंस गया था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने पैर पकड़ा हुआ है। अब ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। इतने में ही चारों देखते हैं कि गेट भी अपने आप बंद नहीं हुआ था। असल में गेट हवा की वजह से बंद हो गया था। अब वो लोग शांत होते हैं और आसपास पड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साफ करते हैं। इतने में ही लाइट चली जाती है। तभी प्रिया कहती है, यार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो क्लास में चलते हैं। ऐसा कहकर चारों अपने अपने क्लास में जाने लगते हैं। तभी सामने से गेट खुलता है और एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देख चारों डर कर पसीना पसीना हो चुके थे। तभी रोहन पूछता है, तुम कौन हो, ऐसे क्यों खड़े हो? लेकिन आदमी कुछ नहीं बोलता। इतने में लाइट आ जाती है तो वो सभी देखते हैं कि ये तो उनके म्यूजिक टीचर नामित है, जिन्होंने हेडफोन लगा रखा है, इसलिए उनको रोहन की आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चों को ऐसा डरा देखकर टीचर नामित कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? म्यूजिक रूम तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। सर, हम लोगों को कंपटीशन की तैयारी करनी थी, तो सोचा आज के दिन से ही शुरू कर दें। लेकिन जब यहाँ पर आए तो देखा म्यूजिक रूम की हालत तो काफी खराब है। हाँ, काफी वक्त से रूम की सफाई नहीं हुई है, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी इसको साफ करवा दूंगा। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं तुम लोगों को म्यूजिक रूम में नहीं आना है। और अभी कुछ टाइम के लिए म्यूजिक के बारे में भूल जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे ठीक लगेगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। म्यूजिक टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे अपनी क्लास में चले जाते हैं और पढ़ाई करने में लग जाते हैं। और जब सुमन अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि क्लास के बाहर से उसकी एक टीचर नेहा, जो कि हिंदी पढ़ाया करती थी, वो उसे काफी देर से घूर रही है और बहुत अजीब तरीके से बिना पलक झपकाए बस घूरे जा रही है। सुमन ने अपने दोस्तों को बताया और जैसे ही उसके दोस्तों ने देखा जहां टीचर खड़ी थी तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। इस बात पर भी सुमन कुछ खास ध्यान नहीं देती है और अपना स्कूल खत्म करके वापस घर आ गई। रात के करीब 8 बजे चारों दोस्तों के पास उनके म्यूजिक टीचर का मैसेज आया कि मुझे स्कूल ग्राउंड में 8:30 बजे तक मिलो। अब टीचर का मैसेज देखकर सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनके पास एक और मैसेज आता है कि पीछे वाले गेट से आना, क्योंकि मेन गेट पर चौकीदार होगा। इस पर सभी बच्चे स्कूल के पीछे वाले छोटे गेट से अंदर की तरफ आते हैं
और ग्राउंड में अपने टीचर का इंतजार करने लगते हैं कि उन्हें पास में एक बास्केटबॉल मिलती है। और चारों डिसाइड करते हैं कि जब तक टीचर आते हैं क्यों ना बास्केटबॉल खेल लेते हैं। तभी प्रिया देखती है कि स्कूल की बिल्डिंग में कोई परछाई घूम रही है जो काफी तेजी से इधर से उधर जा रही है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि इस वक्त स्कूल में कोई भी नहीं है इन चारों के अलावा, और अगर कोई होता भी तो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता था। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और देखने को कहती है, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त देखते हैं वहां उन्हें कोई भी परछाई नहीं दिखाई देती। और इतने में ही सभी को स्कूल की बिल्डिंग पर एक और औरत दिखाई देती है। इतनी रात को ऐसे औरत को खड़ा देखकर सभी डर जाते हैं और जोर जोर से उसको आवाज देने लगते हैं। और तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है। सभी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं वो औरत नीचे ना गिर गई हो, इसीलिए सभी भागते हुए जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इस पर पवन कहता है, ये सब क्या था? वो औरत कहाँ गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? इतने में ही वहां पर सीटी बजाते हुए और डंडा लेकर एक गार्ड आता है जो उनको डांटते हुए कहता है, तुम बच्चे इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम स्कूल के अंदर कैसे आए? आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगा। ऐसा कहकर वो सभी बच्चों को वहां से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद गार्ड जैसे अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जाता है, वहां एक लाश बैठी हुई थी जो काफी खौफनाक लग रही थी। गार्ड डरते हुए पीछे होता है, तभी उसके कंधे पे कोई सड़ा हुआ हाथ रखता है जिसमें से खून निकल रहा था। गार्ड डरते हुए पीछे मुड़ता ही है कि वो भूत उस गार्ड को मार देता है। अगले दिन वो चारों दोस्त देखते हैं कि कोई नया गार्ड आ गया है। इस पर प्रिया कहती है कि अच्छा हुआ वो गार्ड नहीं आया, वरना हमें डांट जरूर पड़ती। इस पर रोहन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन कल सर ने हमें बुलाया लेकिन वो खुद ही नहीं आए। आखिर कहाँ रह गए थे सर? चलो चलकर सर से पूछते हैं। ऐसा कहकर सभी दोस्त म्यूजिक टीचर के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें म्यूजिक टीचर दिख जाते हैं जो कॉरिडोर में खड़े होकर उनको देख रहे थे। चारों उनके पास जाते हैं और कहते हैं, सर कल आप आए क्यों नहीं? हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, मुझे कुछ काम आ गया था। तभी सुमन देखती है कि एक बार फिर वही नेहा टीचर उसे अजीब तरीके से घूर रही है, लेकिन इस बार सुमन अपने दोस्तों को नहीं बताती और टीचर के पीछे पीछे जाने लगती है। वह टीचर आगे आगे जाते हुए एक न्यूज एरिया में जाती है जहां पर स्कूल की सारी न्यूज और आर्टिकल्स रखे होते हैं। वहां जाकर टीचर अचानक ही कहीं गायब हो जाती है और ये देखकर सुमन डर जाती है। सुमन वहां से जाने लगती है, तभी उसके पैर में न्यूज़पेपर गिरता है। उस न्यूज़पेपर को उठाकर सुमन पढ़ना शुरू करती है तो वो देख के हैरान हो जाती है कि जिस टीचर को 2 दिन से वो स्कूल में देख रही है, उस टीचर की डेथ तो 40 दिन पहले ही हो चुकी थी इसी स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर। अब ये देख सुमन बहुत डर जाती है और पेपर को लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उस टीचर की आत्मा उसको अब हर जगह दिखने लगती है। वो डर कर किसी को कुछ नहीं बताती और स्कूल के बाद अपने घर चली जाती है, लेकिन अब वो आत्मा सुमन का पीछा करने लगी थी। सुमन ने अपने दोस्तों को सारी बात बता दी। सुमन रात में अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल जाती है इसका पता लगाने के लिए। जैसे ही वो सभी स्कूल के हॉल में आते हैं, वहां की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और अब सभी को मरी हुई टीचर की आत्मा दिखाई देने लग जाती है, जो दिखने में काफी खौफनाक थी। उसके सर से खून बह रहा था। यह देख सभी वहां से भागते हुए म्यूजिक रूम में चले जाते हैं, जहां प्रिया एक अलमारी से टकरा जाती है और अलमारी का गेट खुल जाता है, जिसमें से गार्ड की सड़ी हुई लाश बाहर गिर जाती है। यह देख सभी दोस्त चीखने लगते हैं और अब वहां की लाइट भी ऑफ हो जाती है। तभी पवन कहता है, जरूर इस गार्ड को उसी आत्मा ने मारा होगा जो हमारे पीछे पड़ी है। जल्दी से भागो यहाँ से, वरना सभी मारे जाएंगे। इसके बाद सभी दोस्त भागते हुए स्कूल के गेट के पास आते हैं और बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से उनका म्यूजिक टीचर आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम सभी ऐसे क्यों भाग रहे हो? यह सुन सभी रुक जाते हैं
और टीचर को देख उनको कहते हैं, सर वो आत्मा हम सभी को मारना चाहती है, आप भी चलो यहाँ से। सर उसने गार्ड को भी मार दिया, आप चलो यहाँ से। म्यूजिक टीचर उनकी बात मान ही नहीं रहा था और कहता है, अरे यहाँ कोई आत्मा नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। अब ये सुन प्रिया सर के पास जाने लगती है। उसको रोकने के लिए रोहन और पवन जैसे वापस स्कूल के गेट के अंदर जाते हैं, वो वहीं फंस जाते हैं। उनके पैर हिल तक नहीं पा रहे थे। सुमन तुम भाग जाओ, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। इतने में एक और न्यूज़पेपर उड़ता हुआ सुमन के पास आता है, जिसमें लिखा था कि म्यूजिक टीचर ने एक नेहा नाम की टीचर पे काला जादू करके उसको मार दिया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। तभी वो ये बात अपने सभी दोस्तों को बता देती है। उसके बाद म्यूजिक टीचर देखते ही देखते एक खौफनाक भूत में बदल जाता है और एक झटके में ही वो प्रिया को मार देता है। और अब ये देखकर सुमन अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागती है। तभी टीचर का भूत उसको उठाकर दूर फेंक देता है और उसके बाद पवन और रोहन को मारने के लिए दोनों को स्कूल की छत पर लेकर जाने लगता है। तभी अचानक ही सुमन को याद आता है कि जब म्यूजिक रूम में गलती से गिटार पे पैर लग गया था तो उसके म्यूजिक टीचर भी वहीं थे और उनको भी दर्द हुआ था। तो वो भागते हुए जाती है और गिटार को लेकर छत पे आ जाती है जहां उसके दोस्त हवा में लटक रहे थे। तभी वो गिटार को भूत के सामने तोड़ देती है, जिस पर भूत दर्द से चिल्लाने लगता है, ऐसा मत करो वरना मैं सभी को मार दूंगा, रख दो उस गिटार को वापस रखो उसे। लेकिन सुमन बिना डरे गिटार को तोड़कर जमीन पर फेंक देती है, जिसके बाद उस गिटार में आग लग जाती है और टीचर भूत भी जलकर मर जाता है और उसके दोस्तों को अच्छी टीचर की आत्मा बचा लेती है और तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। कैसा है मोंटू? अरे भाई मेरे हाल चाल सब तेरे हाथ में है। जब से तुझे 5 बुक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तब से जान हलक में है। 50 लाख दे चुका हूँ तुझे, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी तूने अब तक 2 पेज लिख कर नहीं दिए हैं। सॉरी यार, राइटर्स ब्लॉक के फेज से निकल रहा हूँ, जल्द ही कुछ लिख कर देता हूँ। किसी हिल स्टेशन पर भेज दूं क्या? अगर तेरा राइटर ब्लॉक ब्रेक होता हो तो। आई थिंक यही सही रहेगा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले, पर एक बात बता, ये हिल स्टेशन के पैसे तेरे पेमेंट से काटने हैं या मुझे अपनी लगवानी पड़ेगी? राइटर को ऐसे ही लोग मुश्किल से पैसे देते हैं, अब तू देने के बाद लेने की मंसूबे भी पालने लगा। जोक सपाट, बुक करके बताता हूँ। हेलो मोंटू जी, प्रणाम। कैसे याद किया इस गरीब को? अरे जनाब, आपके काम के लिए तो आपको ही याद किया जाएगा ना। ठीक कहा। कितने बंगलो बुक करने हैं? एक ही चाहिए शर्मा, लेकिन ऐसा जहां बैठकर कहानीकार के विचारों की लाइन लग जाए। अरे बस इतनी सी बात मोंटू जी, समझो काम हो गया। एक ऐसा बंगलो दिखाऊंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी, वो भी आधे दाम पर। फिर तो कोई न कोई कीड़ा कांडी जरूर होगी। अरे सर, कीड़ा कांडी तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ एक पेड़ है, बस उससे दूर रहना है। अरे पेड़ का क्या अचार डालना है? मैं राइटर चौधरी से बात करके उन्हें यहाँ भेजता हूँ, कल या परसों ही वहाँ लैंड कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही खास राइटर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उन्हें। अरे टेंशन मत लीजिए मोंटू सर, आप भेजिए उन्हें, बाकी मैं देख लूंगा। प्रणाम। अरे भैया मिश्रा जी, अरे ले लीजिएगा अपने 200 रुपए यार। हैं? अरे कहीं भागे जा रहे हैं क्या हम? अच्छा फोन रखते हैं, कस्टमर आए हैं। 2 पैसे कमाएंगे तभी न देंगे तुम्हारे पैसे। जी जी प्रणाम। हाँ आप कौन? मेरा नाम चौधरी। मोंटू जी ने, अरे यस 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 किए रहे वो फोन हमें, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे।
कब से पान खाते पीते। आइए चलते हैं पहाड़ों के ऊपर, मस्त जगह सेव करके रखी है आपके लिए। आइए पहन लीजिए चौधरी जी, फॉर सेफ्टी। चलिए। अरे ससुरा, चलने के लिए ही तो बाइक पर बैठे हैं, चलिए। वैसे हमारी इस बाइक के बारे में कुछ पूछिए। इसे हमें डेविड के सन से लिए थे। अरे बाहर लेके गए थे हम। बहुत ही बढ़िया है बाइक ये लीजिए चौधरी जी, आ गया आपका बंगलो। कैसा लगा बताइए? माइंड ब्लोइंग, यही तो चाहिए था। अरे तो बस बात नक्की हुई। ये लीजिए घर की चाबी और घुस जाइए अंदर। बाकी हम आपके लिए खाने पीने का जुगाड़ फिक्स करते हैं। तब तक आप किचन में रखे नूडल्स वगैरह बना लीजिए। लेकिन क्या? उस पेड़ से दूर रहना। क्यों? वहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं क्या? उससे भी बढ़कर है वहाँ कुछ। मतलब ये कि वो इस बंगलो का हिस्सा नहीं है राइटर साहब। उसके मालिक ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उससे दूर रहें। मैं सामान ले आता हूँ। हाँ मोंटू, प्लेस इज डैम ब्यूटीफुल। काश तू यहाँ होता। जन्नत है जन्नत। अच्छा चल बाय, आई थिंक वो आ गया है। अरे चौधरी, ये क्या कर रहा है यार? तू लिखने आया है, ड्राइंग करने नहीं। लगता है किसी दूसरी विंडो पर बैठकर लिखना पड़ेगा। यहाँ तो हर तरफ से पेड़ दिखाई दे रहा है। हाँ मोंटू बोल। बोलना मुझे नहीं तुझे है भाई। कितने पेज लिख डाले जन्नत में बैठ के आज। खाक लिख डाले यार। यहाँ एक पेड़ है, वो मेरे थॉट्स को ब्रेक कर रहा है। हर विंडो से वही एक ही पेड़ दिख रहा है। देख चौधरी, अपनी दोस्ती एक तरफ, बिजनेस एक तरफ। मैं तेरे ये स्टार टेंट्रम्स ज्यादा नहीं झेल सकता यार। कभी राइटर्स ब्लॉग, कभी जन्नत जगह। अब जन्नत जगह में पेड़ तुझे खटकने लगा है। अगर तुझे ऐसे ही बहाने बनाने हैं तो प्लीज मेरा साइनिंग अमाउंट लौटा दे मुझे। मैं किसी और से काम करवा लूंगा, वो भी कम पैसों में। अरे तू गलत ट्रैक पर जा रहा है मोंटू। ओके, कल तक कुछ शुरू करता हूँ। बाय। सॉरी पेड़ जी, आपको शहीद होना पड़ेगा। बन गई बात। हाँ बोलो शर्मा। अरे बोलना क्या है सर जी, ये बताइए कि बंगलो में मजा आ रहा है कि नहीं? बंगलो तो आपका बहुत सुंदर है शर्मा, लेकिन ये पेड़ शानदार नहीं है। मेरे थॉट्स के बीच में रुकावट बन गया है ये। मैं इसे काटने जा रहा हूँ। जो भी इसका मालिक है उससे डील कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं है चौधरी जी। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है कि आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। अरे क्या हुआ शर्मा, एक पेड़ ही तो है। वो पेड़ नहीं है चौधरी जी, वो एक जीवन है, जिंदा है वो आपको उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। उल्टा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आपको नहीं छोड़ेगा वो। मेरी मानिए, आप बंगलो में जाइए और आराम कीजिए। सॉरी शर्मा, पेड़ तो काट के ही रहूंगा मैं। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी रुक जाओ। भाई चौधरी तो गया। तुम इंसान अपने मतलब के लिए मुझे कहीं भी जीने नहीं दे रहे। जहाँ भी बसता हूँ वहीं काटने आ जाते हो। मैं पूछता हूँ, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम धरती पर कैसे रह पाओगे? मैं ही तो तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ और तुम मुझे ही मार रहे हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कैसा रहेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता। तो बताइए कैसा लगा ये बंगलो? माइंड ब्लोइंग। हम यहीं रहेगा। तो लीजिए चाबी, लेकिन लेकिन व्हाट? उस पेड़ से दूर रहिएगा। अरे ऐसा क्यों बोलता है तुम? क्योंकि वो पेड़ जिंदा है।